हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद एक टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर आगे है फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, फिर अगर टाइम बचा तो एक आध टॉपिक और ले लेंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, समझो। जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के ऊपर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तब उसके दो प्रोजेक्शन, सपोज मैं एक्स प्रोजेक्शन एंड वाई प्रोजेक्शन की बात करूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स प्रोजेक्शन और वाई प्रोजेक्शन, हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों प्रोजेक्शंस भी एक ऑसिलेटरी मोशन में होते हैं। कैसे, समझो। सपोज कोई एक पार्टिकल इनिशियली एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता है, तो उसका एक्स प्रोजेक्शन है वो रेडियस जितना होगा मैक्सिमम, और तब उसका वाई प्रोजेक्शन बन जाएगा 0। एक्स प्रोजेक्शन मैक्सिमम है, समझना, एक्स प्रोजेक्शन यहाँ तक है, और वाई प्रोजेक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ मतलब 0 है। जब ये पार्टिकल थोड़ा आगे बढ़ेगा, देखो एक्स प्रोजेक्शन की वैल्यू जो रेडियस जितनी थी वो अभी थोड़ी डिक्रीज हो गई, और वाई प्रोजेक्शन जो 0 था वो अभी थोड़ा इंक्रीज हो गया। मतलब एक्स प्रोजेक्शन आप नेक्स्ट टाइम देखने जाओगे तो थोड़ा आपको डिक्रीज्ड मिलेगा, बट वाई प्रोजेक्शन आपको इंक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, जब ये पार्टिकल और आगे बढ़ा तो अभी आप देख सकते हो एक्स प्रोजेक्शन और ज़्यादा डिक्रीज हुआ और वाई प्रोजेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो सेम वे आप बोल सकते हो, जब जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसके एक्स प्रोजेक्शन एंड वाई प्रोजेक्शंस भी चेंज होने वाले हैं। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनाए वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर ने कहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। सपोज मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एंगल्स के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे लिए हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था, जिसमें मैंने क्या किया कि किसी एक पोजीशन के लिए मैंने टाइम सिलेक्ट कर लिया t=0। किसी एक पोजीशन p के लिए मैंने टाइम ले लिया 0। अब ये ज़रूरी नहीं कि t=0 टाइम पे वो पार्टिकल x या तो y एक्सिस पे होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया रेडियस वेक्टर, जिसकी लेंथ में ले लेता हूँ एम्पलीट्यूड a जितनी, और तब जो इनिशियल एंगल बना उसको मैं नाम दे देता हूँ इनिशियल एंगल फाई। इसलिए तो बोलते थे इनिशियल फेज। आफ्टर टी टाइम, सपोज वो पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है, तो अभी जो रेडियस वेक्टर आपको नजर आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो t जितने टाइम ड्यूरेशन में उसने एंगल कितना क्रिएट किया, तो ये जो एडिशनल एंगल क्रिएट हुआ है, समझो ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड थी जो कि कांस्टेंट थी, तो एंगल फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम रहेगा, तो एंगल बनेगा ओमेगा इंटू टी।
और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसकी हेल्प से हम प्रोजेक्शंस निकालते हैं। अब प्रोजेक्शंस कैसे निकलेंगे समझो। अब ये पार्टिकल पी डैश है, समझो एक पोजीशन है पी डैश जहाँ पे टाइम हो रहा है t इक्वल टू टी, और तब के लिए जब मैंने दो प्रोजेक्शंस निकाले तो हमें जो ये वाला प्रोजेक्शन मिला x डायरेक्शन वाला, और ये वाला प्रोजेक्शन मिला y डायरेक्शन वाला। अब लेंथ तो हमें पता है कैपिटल A है, मतलब रेडियस है वो, उसकी वैल्यू जो है वो कैपिटल A है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बनेगा वो A cos थीटा। अब थीटा कितना, ध्यान से देखो, तो ये टोटल एंगल लेना है, तो ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। इसीलिए ये प्रोजेक्शन मुझे मिला A cos ओमेगा टी प्लस 5, और ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो मुझे मिला A sin ओमेगा टी प्लस 5। मतलब x प्रोजेक्शन और y प्रोजेक्शन के बीच में फेज डिफरेंस रहेगा π/2 का। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आया, वो पार्टिकल सपोज यहाँ पे आया, तो x प्रोजेक्शन की लेंथ इतनी हो जाएगी और y प्रोजेक्शन की लेंथ इतनी होगी। ये y प्रोजेक्शन की लेंथ है। तो यहाँ पे आप चेक करो, तो आपका y प्रोजेक्शन रहेगा पॉजिटिव और x प्रोजेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना, चलो ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। तो मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल को आप एज्यूम कर सकते हो कि वो एक ही पार्टिकल दो अलग अलग प्रोजेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसका x प्रोजेक्शन रहेगा A cos ओमेगा टी प्लस 5 और y प्रोजेक्शन रहेगा A sin ओमेगा टी प्लस 5। और ये भी समझने वाली बात है कि सपोज ये सर्कल था, सर्कुलर मोशन ये है, आपने रेफरेंस एक्सिस ले ली ये x एक्सिस। अगर वो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 से, तो ये जो इनिशियल फेज बनेगा ये वाला एंगल, तो आपको x एक्सिस से क्लॉकवाइज आना पड़ा, तो फाई की वैल्यू जो एंगल है वो रहेगी नेगेटिव में। ठीक है, और हाँ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा टी रहेगा पॉजिटिव, और हाँ अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा टी रहेगा नेगेटिव। मतलब आप अगर इक्वेशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये चेक करो, ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज मोशन के लिए नेगेटिव। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मोशन को पॉजिटिव कंसिडर की है तो, और एंगल आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ले रहे हो तो। सेम वैसे ही इनिशियल फेज की वैल्यू, इनिशियली फेज जो है वो एक्स एक्सिस से आपको क्लॉकवाइज जाने पे मजबूर करे तो वो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज लेके जाए तो वो पॉजिटिव। ओके, एग्जाम्पल 14.4 है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो इसी से रिलेटेड है। तो एक बार अच्छे से वहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि आंसर कैसे आता है, इक्वेशन कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी हमें स्टार्ट करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक एक टर्म को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम x प्रोजेक्शन को लेके चलते हैं। चलो, तो x प्रोजेक्शन के लिए x इक्वल टू क्या है, a cos ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। ओके, हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, या तो पोजीशन, एंड एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। वेलोसिटी का रिलेशन पोजीशन के साथ,
एक्सेलरेशन का रिलेशन पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे इनिशियल फेज़ का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल फेज़ अगर ज़ीरो है या तो कोई भी वैल्यू है बट रहेगी तो कांस्टेंट। और वेलोसिटी के लिए हम क्या करने वाले हैं, dx/dt। तो यहाँ पे मैं विथ इनिशियल फेज़ ले लेता हूँ ज़ीरो, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। मैंने क्या ले लिया कि इनिशियल फेज़ फाई इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर किया। अगर आप चाहो तो फाई इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू लेके डिराइव कर सकते हो, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1। अभी बात करते हैं वेलोसिटी की। चलो, वेलोसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी v इक्वल टू हम कर सकते हैं dx/dt। वेलोसिटी v इक्वल टू dx/dt। अब यहाँ पे जो आपको x दिख रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो a cos ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और एज पर चेन रूल आपको ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है, वो आपको मिलेगा ओमेगा। तो ये मिला माइनस ए ओमेगा, या तो ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये वेलोसिटी है तो ये आपको मिलेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिलेगी। अब चेक करो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, वी मैक्स। तो वी मैक्स आपको मिल सकता है ओमेगा इंटू ए, और ए क्या था सर्कल के लिए, रेडियस। तो वैसे भी हम v इक्वल टू आर ओमेगा लेते थे सर्कुलर मोशन के लिए, आपको याद है तो, ठीक है ना। तो सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, कैसे समझो। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमें मिला साइन में, बट डिस्प्लेसमेंट है कॉस के साथ। यहाँ पे मैंने 2 बार कॉस लिख दिया है गलती से। चलो, अब मुझे अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी को मैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ। ये कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, ये सबको पता होता है। इसी से मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी अलग ले लिया, तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया। ओके, तो माइनस ओमेगा एज इट इज़, ये ए जो है उसको मैं अंडर रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये अंडर रूट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अंदर जाएगा रूट के अंदर तो वो स्क्वायर लेके जाएगा, तो माइनस ओमेगा अंडर रूट यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो अभी अंडर रूट ले लिया तो सिर्फ माइनस नहीं रहेगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू तो कोई भी आ सकती है। तो प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट, ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये टर्म जो है ना ए कॉस ओमेगा टी, वो क्या था, एक्स था। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमें मिल गया। इसमें 2 केस है, दोनों केस आप डिस्कस करोगे। सबसे पहला केस 1, केस 1 में हम लेते हैं x की पोजीशन 0। अब x जब 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी बन जाएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मिलेगी आपको प्लस और माइनस ओमेगा इंटू ए। और दूसरा केस है केस 2, x इक्वल टू प्लस और माइनस ए, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी देखो आपको मिलेगी 0। यहाँ पे x इक्वल टू ए लिख दो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया 0। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी मिलेगी आपको 0। ठीक है, चलो ये वेलोसिटी फिनिश हुआ। अभी देखते हैं एक्सेलरेशन। चलो तो अभी इक्वेशंस के नाम दे देते हैं।
एक ये इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये वाला जो है वो इक्वेशन नंबर 3। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए dv/dt। अब ये d/dt एज इट इज़ रखते हैं और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है देखो, -ω/a sin ω/t। तो यहाँ पे लिख देते हैं -ω/a sin ω/t। ओके, -ω/a बाहर निकाल लेते हैं। sin ω/t का डिफ्रेंसिएशन बनेगा cos ω/t और ω/t का डिफ्रेंसिएशन फिर से करो तो आपको मिलेगा ओमेगा। तो ये बना -ω²a cos ω/t और ये जो a cos ω/t है वो था x, तो -ω² इंटू x, ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब इसमें भी दो केस आ सकते हैं। एक केस 1 x इक्वल टू 0 के लिए एक्सेलरेशन 0 और एक केस 2 x इक्वल टू प्लस और माइनस a के लिए एक्सेलरेशन रहेगा माइनस और प्लस, क्योंकि जब प्लस a पोजीशन रहेगी तब एक्सेलरेशन नेगेटिव और माइनस a पोजीशन रहेगी तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। माइनस और प्लस ω² a एक्सेलरेशन रहेगा और ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये पढ़ा दोगे, आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे और उसके अंदर एक्स प्रोजेक्शन या वाई प्रोजेक्शन दोनों में से किसी एक को लेके डिस्प्लेसमेंट लेके वेलोसिटी का फॉर्मूला और उसकी हेल्प से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप डिराइव करोगे। ठीक है। अब अगर ग्राफ ड्रॉ किए जाए तो टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए हैं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा क्योंकि कॉस को फॉलो करता है। तो वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। देखो वेलोसिटी का ग्राफ है वो साइन वाला आएगा, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा और ये नेगेटिव साइन है मतलब नीचे से स्टार्ट करेगा। तो वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ बनाए तो वो कुछ इस तरह होगा और एक्सेलरेशन का ग्राफ बिल्कुल ये एक्स वाला जो ग्राफ है उससे ऑपोजिट, मतलब कुछ इस तरह। अलग ग्राफ में आप ड्रॉ करो तो ऐसे। ये भी ऑपोजिट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है ना पॉजिटिव, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ ऐसे होगा, बिल्कुल पोजीशन का ग्राफ से ऑपोजिट, मतलब ऐसे स्टार्ट होगा क्योंकि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी है और a का फॉर्मूला -ω²x भी है, मतलब ऑपोजिट टू पोजीशन भी आएगा। तो तीनों ग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, अच्छे से स्टडी कर लेना और अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हमें देखना है फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो फोर्स लॉ के लिए देखो जनरली न्यूटन का हम फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। एक्चुअली फोर्स इक्वल टू dp/dt होता है, मास हम कांस्टेंट लेते हैं तो हमें मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास एज इट इज़ रखते हैं, एक्सेलरेशन अभी हमने डिराइव किया -ω²x, तो यहाँ पे हमें फोर्स मिलेगा -mω² इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन कर रहा है तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो मैं इन जनरल लिख सकता हूँ F इक्वल टू -kx। ये मुझे मिला सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, फोर्स का इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं वेर k इक्वल टू हमने क्या लिया है mω²। अब mω² ले लिया तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा,
ओमेगा मिलेगा √k/m। और ओमेगा की जगह पे अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा 2π/ω, मतलब 2π√m/k। अब कौन सा फॉर्मूला याद रखना है और कौन सा आप बाकी के फॉर्मूला की हेल्प से बना लोगे वो आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो बार बार रिपीट होता है, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये याद रख लो। बाकी ओमेगा तो आप डिराइव कर लोगे 2π/t से, है ना। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/k। m क्या रहेगा, मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, और डिवाइड बाई k क्या रहेगा, तो एक टाइप का एक कांस्टेंट है जिसको हम वैसे तो डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर। अगर स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशन हो रहे हैं तो हम के को नाम देने वाले हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग और द सिंपल पेंडुलम। ओके, इतनी थियरी के लिए एक वीडियो मिल जाएगा, और एक वीडियो में आएगा डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फोर्स्ड मोशन, फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, और यहाँ पे थियरी फिनिश होगी, फिर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।